हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 4। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। काव्या आंख खोलकर बेड पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है। काव्या तो उसी वक्त उठ गई थी जब आदित्य उससे दूर हो गया, लेकिन वह देखना चाहती थी कि आखिर आदित्य क्या करेगा। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आया और काव्या को एक नज़र देखकर उसने नजरें हटा लेता है। काव्या अपनी जगह से उठकर कबर्ड में से कपड़े निकालने लगती है। तभी दरवाजे पर नोक होती है तो आदित्य दरवाजे को खोलता है। सामने एक सर्वेंट खड़ा था। काव्या भी थोड़े झांकते हुए उसे देखती है। सर्वेंट आदित्य को देखकर कहता है, सर, दादी ने आपको बुलाया है। जैसे ही काव्या ये सुनती है उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। आज वही दिन है जब आदित्य उससे दूर जाने वाला था। ये याद आते ही काव्या उसके ये चेहरे पर थोड़ी भी मुस्कुराहट थी वह पल भर में गायब हो जाती है। सर्वेंट के बोलते ही आदि उसके साथ चले जाता है। काव्या उसे जाते हुए देखती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह एक पीली साड़ी पहने हुए बाहर आती है। इस वक्त उसका सिर झुका हुआ था। वहीं जैसे ही आदित्य काव्या को देखता है उसमें ही खो सा जाता है। काव्या आईने के सामने खड़े होकर मंगलसूत्र पहनती है, उसके बाद सिंदूर। आदित्य अब भी काव्या को एकटक देखे जा रहा था। जैसे ही काव्या अपनी नजरें आदित्य की तरफ करती है, आदित्य अपनी नजरें उसे हटा लेता है और अपने फोन में देखने लगता है। काव्या भी अपनी नजरें उसे हटा लेती है। अचानक काव्या की नजर टेबल पर पड़ती है जिसमें दो धागे रखे हुए थे। ये धागा मंदिर में काव्या ने पंडित जी से मांगे थे, एक तो आदित्य के लिए और एक अर्जुन के लिए। वह कुछ सोचते हुए एक धागा उठाती है। आदित्य कभी कुछ देर फोन पर देखने के बाद अपनी जगह से उठता है, जाता है और बाहर जाने लगता है। रुकिए, ये एक आवाज़ सुनकर आदित्य के कदम वहीं ठहर जाते हैं। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आदित्य वैसे का वैसा ही खड़ा हो जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। काव्या अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। काव्या को देखकर आदित्य उसे बस देखने लगता है। काव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर आदित्य पर हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही काव्या आदित्य का हाथ पकड़ती है, आदित्य अपने हाथ को देखने लगता है। काव्या अपने हाथ में लिए धागे को आदित्य के हाथ पर बांधने लगती है। उसे ऐसा करता देख आदित्य बस काव्या को देखने लगता है। काव्या धागा बांधकर आदित्य को देखने लगती है, जो उसे ही कब से देखे जा रहा था। काव्या, कल हम मंदिर गए थे, तो इतना बोल काव्या रुक जाती है और आदित्य का हाथ छोड़ देती है। उसके हाथ छोड़ते ही आदित्य बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। काव्या टेबल पर रखी दूसरे धागे को लेती है और अपने कमरे से निकल जाती है। काव्या सीधे अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वह कमरे में पहुंचकर अंदर चली जाती है। अर्जुन के कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। काव्या उसके सामने जाकर बैठ जाती है। अर्जुन के चेहरे इस वक्त काफी मुरझाया हुआ था। काव्या अर्जुन को बहुत गौर से देखती है। अर्जुन भी आदित्य की तरह ही काफी हैंडसम था, लेकिन इस वक्त वह काफी कमजोर लग रहा था। काव्या कुछ पल अर्जुन को देखने के बाद अर्जुन के हाथों में वह धागा बांध देती है और उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है, काश कि आपने हमें अपनाने के लिए हाँ ना कहा होता, तो आज आप अपने परिवार के साथ खुश रहते। आपके परिवार को इतना दर्द ना सहना पड़ता और आप उससे दूर ना जाते। काव्या अर्जुन को उसकी गलती से रूबरू करवा ही रही थी कि पीछे से आवाज आती है, भाभी। आज काव्या के कानों में पड़ते ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां सौरभ खड़ा था। सौरभ चलते हुए काव्या के पास आ जाता है। उसको कमरे में देख काव्या अपना हाथ अर्जुन के हाथों से अलग करते ही वाली थी, लेकिन कर नहीं पाती। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी वह अपनी हाथ को देखती है तो और ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन ने काव्या के हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। ये सौरभ भी देख लेता है। सौरभ जल्दी से अर्जुन को चेक करता है। वहीं काव्या अपने हाथों को ही देख रही थी। सौरभ अर्जुन को चेक कर अर्जुन के से काव्या का हाथ छुटाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, आपकी एक छुअन से अर्जुन की कंडीशन काफी हद तक ठीक हो गई है। ये सुनते ही काव्या दंग रह जाती है। सौरभ आगे कहता है, वैसे ये बात नॉर्मल है। कौमे में जाने पर या तो इंसान को कोई झटके की जरूरत पड़ती है या तो किसी के एहसास की। इतना बोलते ही जैसे सौरभ को आदित्य के साथ काव्या का रिश्ता याद आता था, वो चुप हो जाता है। दोनों के बीच काफी देर तक शांति छा जाती है। तभी सौरभ काव्या को देखते हुए, भाभी, आप यहाँ। काव्या थोड़ा शांत लहजे में कहती है, हम कल मंदिर गए थे तो इनके ठीक होने की मन्नत के लिए धागा लेकर आए थे, बस वही बांधने आई थी। काव्या के इतना बोलते ही दोनों के बीच फिर से शांति छा जाती है। काव्या कुछ याद करते हुए सौरभ को देखती है, फिर कहती है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनसे पहले भी आपको कहीं देखा है। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाभी, शायद आपने देखा ही होगा। मैं भी आदि के साथ पढ़ता था, बस सब्जेक्ट अलग था। काव्या तुरंत कहती है, इसका मतलब आप भी उसी कॉलेज में थे। सौरभ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ऐसे ही दोनों कुछ पल के लिए कॉलेज की यादों में बस जाते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए कॉलेज की हर एक चीज को सौरभ के से रूबरू कराती है। तभी अचानक से वहाँ काफी नाराज की भरी आवाज आती है, आप दोनों अकेले क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? मुझे बुलाया तक नहीं। आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुराग मुंह बनाए खड़ा था। उसे इस तरह से देख सौरभ अपनी जगह से खड़ा होकर अनुराग के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुझे हम कैसे भूल सकते हैं? खेड़ छोड़, आदि शायद जाने ही वाला होगा। फिर काव्या की तरफ देखकर, चलिए भाभी, हम नीचे चलते हैं। अनुराग जल्दी से कहता है, अब जाने का कोई फायदा नहीं, आदि भाई तो कब का निकल गए। ये सुनते ही काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। काव्या को इस तरह से जाता देख सौरभ और अनुराग एक दूसरे को देखने लगते हैं। काव्या अपने कमरे में जाकर बालकनी की तरफ जाती है। आदित्य को देखने के मकसद से वह चली तो जाती है, लेकिन उसे ये ना पता कि आदित्य तो कब का वहां से जा चुका था। काव्या बालकनी से बाहर देखती है तो वहां ना आदित्य के बॉडीगार्ड थे और ना ही उसकी गाड़ियां। काव्या बालकनी में दीवार से सटक कर बैठ जाती है। आदित्य ने आज उसे बिना कुछ बोले जाकर ये साबित कर दिया कि काव्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं क्यों, पर काव्या को जब ये एहसास होता है तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंद छलकते हुए उसके गालों से होकर गाल पर टच करने लगती है।
वह शायद आदित्य के बहुत करीब जा चुकी थी। आदित्य के हर मोमेंट से उसे फर्क पड़ने लगा था। काव्या ये समझ ही नहीं पाई कि कब वह आदित्य के साथ जुड़ गई। आदित्य ने तो आज तक उसे बात तक नहीं की, लेकिन केयर तो की थी। लेकिन ये केयर करना भी तो एक मजबूरी ही थी, जैसे दोनों का रिश्ता मजबूरी का था। काव्या को जब आदित्य के साथ उसका रिश्ता याद आता है तो उसके आंसू का बहना और बढ़ जाता है। एक बहुत ही अजीब सा दर्द जो काव्या ने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। काव्या अपने दर्दों को बहाए ही जा रही थी कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वह जैसे ही अपनी दर्द भरी आंखों से साइड में देखती है तो चौंक सी जाती है। काव्या की साइड उसकी ही अक्स शांति से उसे देख रही थी। जैसे ही अक्स की नजर काव्या पर पड़ती है तो वह उसे कहती है, क्या हुआ काव्या, तू रो रही है, लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि जिस अनचाही शादी में तुम जिसके साथ बंधी हो वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। फिर ये आंसू तुम क्यों बहा रही हो? भूलो मत, उसे इस रिश्ते और तुमसे कोई मतलब नहीं है। वह जो तुम्हारी चिंता करता है वह उसकी चिंता नहीं, उसकी दादी की दी गई आदेश है जो वह निभा रहा है। वह जो तुम्हारी केयर करता है वह उसकी केयर नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है जो वह निभा रहा है। सब कुछ तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुमने कैसे सोच लिया वह तुम्हें जाते वक्त अलविदा के लिए तुम्हारी इंतजार करेगा? काव्या को आदित्य और उसके रिश्ते से रूबरू करवाकर उसकी अक्स पल भर में ही गायब सी हो जाती है। आखिर में उसकी अक्स ने जितनी भी बात उसे कही सही ही तो कही थी। काव्या ने अनजाने में ही अपने रिश्ते से उम्मीद लगा ली थी, लेकिन आज वह पूरी तरह से समझ चुकी थी जिस किस्मत की वह ख्वाबों में थी वह बस उसका एक ख्वाब था। उसने जो मांग में सिंदूर भरी है वह बस कुछ पलों के लिए था। गले में जो पवित्र बंधन के रूप में मंगलसूत्र पहनती थी वह पवित्र बंधन का टूटना तो तय था। काव्या अपनी दर्द से बाहर तब निकलती है जब उसे रूहानी के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। काव्या अपने बहते आंसू को जल्दी से पोंछ लेती है और जल्दी से बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी होती है। रूहानी बुलाते बुलाते बालकनी की तरफ बढ़ जाती है तो उसे काव्या पीठ करके खड़ी मिलती है। भाभी, नाश्ते पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रूहानी के बोलते ही कुछ पल बाद काव्या बिना मुड़े कहती है, आप जाइए, हम आते हैं। रूहानी ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। ये एहसास होते ही रूहानी जा चुकी है। काव्या बालकनी से वॉशरूम में जाकर अपनी दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए चेहरा धोती है और नीचे चली जाती है। करीब 12 बजे सृष्टा की आंख खुलती है। उठते ही उसने शरीर पर बेहद दर्द होता है। दर्द से वह खुद को संभालते हुए अपनी नजरें जब कमरे में घुमाती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह बेड की साइड देखती है तो नफरत की आग उसकी आंखों में साफ दिखाई देने को मिलती है। साइड में ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। सरिता की आंखों में अब भी डर न देखकर ध्रुव उसके ऊपर आ जाता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी, इतने दर्द के बावजूद तुम्हारी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं है। श्रेष्ठा जलती हुई आंखों से कहती है, डरूंगी और तुमसे चाहे कुछ भी कर लो, मेरा मकसद तो मैं तो पूरी करके ही रहूंगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओ बेबी, अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से वही किया तो मैंने रात को किया तो तुम कब तक मुझे झेलोगी? सृष्टा भी थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम और कर भी क्या सकते हो, और तुम जितना भी मेरे साथ जबरदस्ती कर ले लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। ध्रुव के होठों पर सृष्टा की बात सुनकर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह श्रेष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर से हट जाता है और अपनी पैंट पहनकर श्रेष्ठा को चादर से लपेटकर वॉशरूम में ले जाता है। श्रेष्ठा तो बस उसे नफरत से देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों सावर लेकर बाहर आते हैं। अब तक श्रेष्ठा का दर्द काफी हद तक ठीक हो गया था। ध्रुव खाना लेकर आता है और श्रेष्ठा की तरफ खाना बढ़ा देता है। श्रेष्ठा कुछ पल के लिए तो खाने को घूरती है, फिर उठाकर खाने लगती है, क्योंकि वह जब से पकड़ी गई थी तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ एक दवाई बढ़ाते हुए कहता है, बेबी, इसे खा लो, तुम्हें पेन कम होगा। श्रेष्ठा दवाई को घूरते हुए कहती है, आपने ये दवाइयाँ किसी और को सामने जाकर करना, आप अपना ये दिखावा किसी और के सामने जाकर करना, समझी तुम? मुझे अच्छे से पता है तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। ध्रुव सपाट से जवाब देता है, आई नो बेबी। आई होप दोस्तों कि आपने इस कहानी को थोड़ा सा एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। श्रेष्ठा, अपना ये दिखावा किसी और के सामने जाकर करना, समझे तुम? मुझे अच्छे से पता है तुम कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। ध्रुव सपाट से जवाब देते हुए, आई नो बेबी, लेकिन अगर तुम ये दवाई नहीं लोगी तो फिर तुम्हारा दर्द। ध्रुव के आगे बोलने से पहले ही श्रेष्ठा कहती है, तुम्हें मेरे दर्द की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ध्रुव सीरियस टोन में कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? श्रेष्ठा ध्रुव की कहीं बातें बिल्कुल समझ नहीं पाती। श्रेष्ठा काफ़ी कंफ्यूजन फेस से ध्रुव को देखती है। वहीं जब ध्रुव श्रेष्ठा के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ध्रुव अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे पता है बेबी, मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, लेकिन मुझ पर खोकर ये भूल मत जाना कि तुम किस लिए आए हो। ध्रुव की बात सुनते ही श्रेष्ठा अपनी नजरें फेर लेती है। ध्रुव श्रेष्ठा के करीब जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बैठाकर कहता है, बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन मारेगा? श्रेष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, लगता है मेरे हाथों से मरने की बहुत जल्दी है तुम्हें। यूं ट्रस्ट मी, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, बहुत जल्द अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ध्रुव पहले श्रेष्ठा की आंखों में देखता है, फिर उसके हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहता है, आई विल वेट फॉर यू बेबी।
इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा के गालों पर चूम लेता है और अपने हाथ में ली दवाइयों को साइड टेबल पर रख देता है। श्रेष्ठा कुछ सोचते हुए कहती है, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर लाइट किस करते हुए कहता है, मारूंगा जिस दिन मुझे तुम्हारी दी की तरह तुम्हारी आंखों में खौफ दिखाई दिया तब। श्रेष्ठा ध्रुव की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। ध्रुव श्रेष्ठा को अपनी गोद से हटाकर बेड पर बिठाता है और उठकर जाने लगता है। तभी उसे जैसे कुछ याद आता है। वह पीछे मुड़कर श्रेष्ठा को देखता है और उसके करीब जाकर गले लगा लेता है। श्रेष्ठा को एकदम से झटका लगता है। ध्रुव श्रेष्ठा के कान के पास अपनी गर्म साजिश छोड़ते हुए कहता है, आई विल मिस यू बेबी। इतना बोल ध्रुव श्रेष्ठा के गालों को बाइट करके झटके से अलग होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर 2 बॉडीगार्ड तैनात थे। ध्रुव जहां श्रेष्ठा के साथ काफी शांत था, वहीं अब उसका चेहरा कोई देख ले तो डर से ही कांप जाए। ध्रुव उन बॉडीगार्ड्स को देखकर कहता है, इसके ऊपर नजर रखो। बॉडीगार्ड सर झुकाकर हमें से हिला देते हैं। काली भी इसी वक्त यहाँ आ चुका था। ध्रुव आगे आगे चलता है और काली उसके पीछे। ध्रुव आगे बढ़ते हुए कहता है, कुछ पता चला? काली थोड़ी हिचकिचाते हुए कहता है, बॉस मैंने तो पहले ही कहा था कि आदित्य सिंघानिया के बारे में पता लगाना इम्पॉसिबल है। वह अपने डिटेल को हमेशा हाइड रखता है। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। वह किसी पार्टी को भी अटेंड नहीं करता। काली की सारी बातें को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर रुक जाता है और काली को घुटने लगता है। काली डर से अपना सर झुका लेता है। कुछ देर तक घूरने के बाद ध्रुव फिर से चलने लगता है। वही कमरे में श्रेष्ठा अपने हाथ में फोन लेकर एक पिक्चर को देख रही थी। उस तस्वीर में 2 लड़कियां काफी खुशी से गले लगे हुए थे। एक तो खुद श्रेष्ठा थी, दूसरी वह लड़की जिसे ध्रुव ने जबरदस्ती करके बेरहमी से गोली मार दी थी। श्रेष्ठा अपने हाथों में अपनी दी की तस्वीर को छूते हुए बीते हुए पलों में खोसी जाती है। श्रेष्ठा चलो उठो, सुबह हो गई है। श्रेष्ठा कसमकसाते हुए उठती है और फिर से कंबल अपने ऊपर ढककर सो जाती है। ये देखकर श्रेष्ठा की दी कंबल को श्रेष्ठा के ऊपर से हटाकर जग में भरा पानी उसके ऊपर डाल देती है। आ बचाओ, बाढ़ आ गई। श्रेष्ठा को ऐसे चिल्लाते हुए उठा देख श्रेया जोर जोर से हंसने लगती है। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ जाती है। श्रेया उसके पास बैठ कर कहती है, वो मेरी बच्ची नाराज हो गई। श्रेष्ठा मुंह फेर कर बैठ जाती है। श्रेया थोड़ा सीरियस होकर कहती है, श्रेष्ठा देख तू इस तरह गैर जिम्मेदार मत बन। जब मैं नहीं रहती तो तुझे कौन उठाएगा? श्रेष्ठा झट से मुड़कर श्रेया को गले लगा लेती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं होगा। श्रेष्ठा की बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाने लगती है। श्रेष्ठा उन बीते पलों को याद करते हुए कहती है, मैंने आपसे कह तो दिया था कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन दी, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, इस ध्रुव सूर्यवंशी को जब तक मैं अपने हाथों से नहीं मार देती चैन से नहीं बैठूंगी। वहीं श्रेष्ठा को फोन की स्क्रीन पर देखकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है और उसके फोन की स्क्रीन को किस करते हुए कहता है, हाय बेबी, कितनी जहर है तुम में। मैं तो फिदा हो गया तुम पर। ध्रुव कमरे के सीसीटीवी फोटोज में श्रेष्ठा की हर एक बात और हर हरकत अपने फोन में देख पा रहा था। अब तक ध्रुव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। ध्रुव फोन को साइड में रखते हुए काली को घूरते हुए कहता है, अब बताओ। काली सर झुकाए कहना चालू करता है, बॉस मैम को सिंघानिया परिवार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ध्रुव आगे कुछ सोचते हुए कहता है, तुमने तो बताया था कि हमारे आदमी ने चूहे को मार दिया, तो फिर शादी कैसे हो गई और किसके साथ? काली जवाब देता है, हाँ बॉस, मैम की शादी तो हो चुकी है, लेकिन किसी के साथ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ध्रुव गुस्से में टेबल पर मारता है और कहता है, तो तुम पता कर ही क्या रहे हो? आदित्य सिंघानिया के बारे में पता नहीं लगा पाए और अपनी मैडम के बारे में पता नहीं लगा पाए। फिर काली को गुस्से में घूरते हुए कहता है, कान खोलकर सुन लो, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। काली सर झुकाए बस हाँ में सर हिला देता है। अरे यार प्रीत, देखना कितना हैंडसम सा लड़का वहाँ बैठा है। प्रीत अपने दोस्तों की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो देखती रह जाती है। सामने कुछ दूरी पर ब्लैक शर्ट और ब्लैक कोट पहने अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन की ये पहली झलक प्रीत ने मॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ देखी थी। अर्जुन टेबल पर अकेला बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरा फोन पर था। प्रीत उसे नूर में पूरी तरह से खो जाती है। प्रीत इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई थी। इस वजह से अर्जुन को प्रीत ने न कभी देखा और ना ही उसे पहचानती थी। वहीं अर्जुन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी पढ़ाई दूसरे शहर में ही की थी और दूसरे शहर में ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से वह सिंघानिया विला बहुत कम ही आया करता था। प्रीत अर्जुन में पूरी तरह से खोई हुई ही थी कि तभी उसकी एक सहेली छेड़ते हुए कहती है, अरे प्रीत, इतना ही देख उसे, कहीं तेरे ही नजर न लग जाए उसे। उसकी बात पर सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। प्रीत अब अपनी जगह से झटके से उठ जाती है। उसके ऐसे उठने से सब घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रीत का गुस्सा अच्छी तरह से पता था। प्रीत एक सहेली को उठाती है और उसकी चेयर पर बैठ जाती है। इस वक्त अर्जुन का चेहरा प्रीत के बिल्कुल सामने था। वह आसानी से अर्जुन को देख पा रही थी। उसका इस हरकत से सारी सहेलियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रीत अर्जुन में पूरी तरह से खोए हुए अंदाज में कहती है, कौन है ये? तभी एक लड़की वहां आकर कहती है, अर्जुन सिंघानिया। सिंघानिया शब्द सुनते ही प्रीत उस लड़की को देखने लगती है। वहीं वहां बैठी सभी लड़कियां हैरानी से कहती हैं, अर्जुन सिंघानिया। तभी उसमें से एक कहती है, अरे यार कितना हैंडसम है ये, मैंने तो सुना है कि इनकी कंपनी टॉप पर आती है, इसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। दूसरी लड़की चहकते हुए कहती है, अरे यार मैंने तो सुना है इनका भाई इससे भी ज्यादा हैंडसम है और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तड़पते हैं। लेकिन अब प्रीत बिल्कुल शांत
शांत हो जाती है, क्योंकि उसे अपने परिवार और सिंघानिया परिवार की दुश्मनी के बारे में पहले से पता था। कुछ देर बाद प्रीत अपनी सहेलियों से साथ मॉल से निकल जाती है। प्रीत बालकनी में झूले पर बैठी अर्जुन की फोटो को पकड़े पुरानी यादों में खोई हुई थी कि तभी वर्तमान में आकर अपने एकदम से अर्जुन की फोटो को सीने से लगाते हुए कहती है, मैंने बहुत कोशिश की आपसे दूर रहने की, लेकिन कभी रह नहीं पाई। जितना मैं आपसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतनी आपके करीब खुद को महसूस करती हूँ। इसीलिए मैंने अब सोच लिया है आप सिर्फ मेरे हैं। फिर फोटो को सीने से हटाकर सामने देखते हुए कहती है, एक बार बस आपकी पत्नी से मिल लूँ, फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर दूंगी और फिर मैं हमेशा के लिए आपको अपने पास रख लूंगी। वहीं आदित्य अर्जुन के ऑफिस में आते समय काम में व्यस्त होगा। कुछ देर तक लैपटॉप पर अपने हाथ चलाने के बाद उसके हाथ रुक जाते हैं। आदित्य की अचानक ही अपनी कलाई पर बांधी हुई धागे दिखाई देता है। वह धागा देखते ही आदित्य के सामने काव्या का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य अपने चेहरे पर टेक कर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। आंखें बंद होती ही आदित्य के सामने काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। काव्या ने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आदित्य के चेहरे पर अनजाने में ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जहां आदित्य के चेहरे पर काव्या की वजह से एक मुस्कुराहट आ गई, वहीं काव्या जैसे ही डिनर करने के बाद कमरे में आती है तो उसे आदित्य के न होने का एहसास दर्द सा दे जाता है। काव्या बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। काफी देर की कोशिश करने के बाद भी जब काव्या की नींद नहीं आती तो वो परेशान होकर उठकर बैठ जाती है। काव्या कुछ सोचते हुए सोफे की तरफ जाती है और सोफे को बड़े प्यार से छूने लगती है। काव्या आदित्य की मौजूदगी को सोफे पर एहसास करने की कोशिश कर रही थी। काव्या कुछ देर बाद सोफे पर ही सो जाती है। अब भी आदित्य का होना जैसे काव्या को उस सोफे पर महसूस हो रही है। काव्या आज काफी मायूस से सो रही थी। वहीं आदित्य भी आज सो नहीं पा रहा था। आखिर वह देर रात को एक बार काव्या को देखकर ही तो सोता था, लेकिन आज देर तो हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रों के सामने काव्या नहीं आ सकती थी। और वैसे भी उसने ही इजाज़त नहीं दी थी। वह चाहता तो काव्या को कॉल कर सकता था, लेकिन उसने तो सामने रहकर भी कभी उससे बात नहीं की। चाहे आदित्य कितना भी भाग ले, लेकिन किस्मत उसे भागने नहीं दे सकती। वह जितना भी काव्या से भागने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आदित्य को नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वह कुछ सोचते हुए अपना लैपटॉप ऑन करता है और अपने कमरे का शीशे भी फोटो देखने लगता है। जैसे ही आदित्य की नज़र काव्या पर पड़ती है उसे सुकून सा मिलता है, लेकिन थोड़ी नज़दीक करके ने पर जब वह काव्या का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। सोते हुए भी काव्या की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। ये देखकर आदित्य के दिल में दर्द सा उठता है। आई होप दोस्तों आपने इस स्टोरी को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि स्टोरी है ही इतनी ज़्यादा इमोशनल और प्यारी। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगती है। अरुणी देवी अपने कमरे में बैठी कुछ फाइल को देखने में बिजी थी और बाला उसके सामने खड़ा था। अरुणी देवी बाला को कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करती है तो उन्हें काव्या दरवाजे पर खड़ी दिखती है। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास जाकर काव्या का हाथ पकड़कर कमरे में ले आकर आती है। एक नज़र वह बाला को देखती है तो बाला कमरे से बाहर चला जाता है। आप इस तरह दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? आप ऐसे ही हमारे कमरे में आ सकती हैं। अरुणी देवी काफी नरमी और प्यार से बोलती है। काव्या उन्हें देखकर कहती है, दादी हमें आपसे आज्ञा चाहिए थी। अरुणी देवी थोड़ी असमंजस में कहती है, कैसी आज्ञा? काव्या तुरंत कहती है, दादी हमें इस विला से कुछ वक्त के लिए आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी काव्या के गालों को पूछते हुए कहती है, ये कोई कैद नहीं है जो आपको यहाँ से आज़ादी चाहिए। अरुणी देवी के ऐसे बोलने से काव्या चुप हो जाती है। अरुणी देवी से समझाते हुए कहती है, ठीक है मैं कुछ बॉडीगार्ड्स को आपके साथ भेज देती हूँ, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकती हैं। काव्या झट से नकारते हुए कहती है, हमें अकेले जाना है। काव्या के अकेले जाने की बात से अरुणी देवी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है आप जाइए। इतना सुनते ही काव्या पहले अरुणी देवी को देखती है, फिर अपनी जगह से उठकर बाहर चली जाती है। अरुणी देवी बाला को अंदर बुलाती है और उसे सख्त आदेश देते हुए कहती है, काव्या के पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स लगा दो और ध्यान रहे वो सब काव्या की नज़र में नहीं आने चाहिए। बाला हामी से हिलाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं काव्या विला से निकलकर पैदल बिना मंजिल के चलने लगती है। उसे आदित्य के गैर मौजूदगी में विला में रहना बिल्कुल नहीं भा रहा था। काव्या का दिल काफी उदास और बेचैन हो जा रहा था, इसीलिए वह शहर की भीड़ में खुद भी उदासी और बेचैनी को दूर करने के मकसद से बाहर निकल जाती है। काव्या के पैर चलते चलते एक पार्क में रुक जाते हैं। वहाँ कुछ बच्चे एक बच्चे की बच्चों को किसी बात पर चिढ़ा रहे थे। काव्या उसको देखकर उनकी तरफ बढ़ जाती है। सामने जाकर देखती है तो एक गरीब सा बच्चा उन बच्चों के साथ खेलने की जिद कर रहा था, लेकिन वह सब बच्चे अमीर होने के घमंड में उसे खिला नहीं रहे थे। काव्या के वहां पहुंचते ही वह सब बच्चे अपने खेल के लिए चले जाते हैं। वहीं वह गरीब सा बच्चा वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगता है। फिर अचानक ही उसके आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। काव्या उस बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे आंसू को पूछते हुए बहुत प्यार से कहती है, आप इस तरह से आंसू क्यों बहा रहे हैं? वह बच्चा सुबकते हुए कहता है, वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हैं और मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहे हैं। काव्या पूछती है, क्यों? वो आपके दोस्त साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं? वह बच्चा दुखी होते हुए कहता है, वो कह रहे थे कि मैं उन लोगों के साथ दोस्ती करने की काबिल नहीं हूँ। काव्या को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। काव्या अपना हाथ बढ़ाकर उस बच्चे से कहती है, अगर आपकी पसंद हो तो हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं। जैसे ही वह बच्चा ये सुनता है तो उसकी आंखों में से आंसू गिरना बंद हो जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए काव्या के हाथ मिलाता है और बहुत उत्साह से अपना सिर हाँ में हिला देता है। काव्या मुस्कुराते हुए उसके साथ खड़ी हो जाती है और गार्डन में खेलने लगती है। पहले तो दोनों पकड़े पकड़ाई खेलते हैं। कुछ वक्त बाद गार्डन में हर एक झूले में काव्या उस बच्चे को झुलाने लगती है। काव्या को किसी बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ
खेलता कोई था जो उसे कब से प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वही काव्या तो उस बच्चे में इतनी गुम हो गई थी कि उसे अपने सारे दर्द जैसे याद ही ना रहे। कुछ वक्त बाद वह बच्चा बोलता है, बस अब और नहीं, हमें घर जाना होगा, मेरी माँ मेरा राह देख रही होगी। काव्या उस बच्चे को झूले से उतारती है और कहती है, ठीक है आप जाइए। बच्चा वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक वापस आकर काव्या को देखते हुए कहता है, आप मुझे फिर मिलने आएंगी? काव्या थोड़ा झुकते हुए उस बच्चे की गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाँ हम आपसे रोज मिलने आएंगे, अब तो हम आपके दोस्त बन चुके हैं। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे हमारे दोस्त का नाम क्या है? वहीं लड़का झट से जवाब देता है, शिवा। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारा नाम है आपका। शिवा काव्या को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सर झुकाए एक बेंच की तरफ जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके साइड से आवाज आती है, लगता है किस्मत ने आज आपको 2 दोस्त बनने का मौका दिया है। आवाज सुनते ही काव्या अपनी आंखें खोलती है और साइड में देखती है तो प्रियांश मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। काव्या हैरानी सी कहती है, आप? प्रियांश मुस्कुराते हुए ही कहता है, किस्मत भी चाहती है कि आपको मेरे दोस्त होने की पहचान मिल जाए। काव्या पहले प्रियांश को देखती है, फिर उसे नजरें हटा देती है। प्रियांश काव्या से नजरें हटाने में से उदास सा हो जाता है। दोनों के बीच बहुत देर तक शांति रहती है। फिर अचानक काव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले जाने लगती है। प्रियांश भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझूं या फिर? इतना बोलते ही प्रियांश उदास सा चेहरा बनाकर काव्या को देखने लगता है। काव्या पीछे मुड़कर प्रियांश को देखती है, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। काव्या प्रियांश को थोड़ा पास जाती है और उसे देखते हुए कहती है, काव्या अपनी बात से कभी नहीं पलटती। जैसे ही प्रियांश ये सुनता है उसे होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। काव्या उसकी मुस्कान देखकर खुद भी थोड़ी मुस्कुरा देती है और वापस पलटकर जाने लगती है। प्रियांश टोकते हुए कहता है, तो मैं कल आपके आने की गुंजाइश लिए इंतजार करने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? काव्या जाते हुए ही रुक जाती है और बिना पीछे मुड़े कहती है, अगर आपको लगे कि आपको ये गुस्ताखी करनी चाहिए तो आप बेशक कीजिए। प्रियांश फिर कहता है, ठीक है, मैं सूरज के किरणों ने दिखने से पहले ही यहाँ इसी जगह रहूंगा। उसकी बातों को सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए जाने लगती है। प्रियांश बस काव्या को जाते हुए देखने लगता है। विला में किसी को पता नहीं था कि काव्या कहाँ गई है। अरुणी देवी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनुराग तो बहुत ज्यादा परेशान था। वह यही सोचने लगा कि कहीं काव्या फिर से भाग नहीं गई। सब हॉल में परेशान बैठे ही थे कि छन छन करती काव्या की पायल की आवाज ने सबको राहत मिला दिया। अनुराग अपनी जगह से उठकर जल्दी से काव्या के पास जाता है और परेशानी से कहता है, भाभी आप ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? काव्या सबको देखकर कहती है, मैं दादी को बताकर बाहर गई थी। अनुराग काव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाता हुए कहता है, ठीक है चलिए, हमें आपसे कुछ काम है। काव्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं विशाखा जी मुस्कुराते हुए मायावती जी से कहती है, ये अनुराग कितनी जल्दी काव्या से मिलजुल गए हैं। मायावती जी भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सच कहा भाभी आपने। वहीं अनुराग काव्या को आदित्य के कमरे में ले जाकर बेड पर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। अनुराग अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, आप अपना फोन दीजिए। काव्या बिना कोई सवाल किए अपना फोन अनुराग को दे देती है। अनुराग अपने फोन को निकालकर काव्या के फोन पर बहुत सारे नंबर टाइप करके सेव करता है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग उसके फोन पर कर क्या रहा है, इसीलिए वह पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? अनुराग अपना काम को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आपके फ़ोन पर सभी के फ़ोन नंबर को सेव कर रहा हूँ। कुछ देर तक वह ऐसे ही सेव करते रहा। फिर आखिर में वह एक फ़ोन नंबर टाइप करता है और सेव करने की जब बारी आती है तो वह कभी काव्या को देखता है तो कभी फोन को। अनुराग की ऐसी हरकत तो से काव्या पूछती है, क्या हुआ? अनुराग अपना सर खुजलाते हुए कहता है, भाभी मैंने आदि भाई का नंबर टाइप तो कर दिया, लेकिन किस नाम से सेव करूं समझ नहीं आ रहा। अनुराग के ऐसे सवाल पर काव्या भी सोच में पड़ जाती है। अनुराग को जैसे कुछ याद आता है वह चेकते हुए कहता है, भाभी मुझे समझ आ गया। फिर थोड़ा सोचते हुए, लेकिन इतना सारा नाम में मैं सेव कौन सा करूँ? काव्या थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या सोचा आपने? अनुराग चेकते हुए कहता है, जानू जान हूँ भी क्या? इतना बोलते ही वह रुक जाता है क्योंकि इस वक्त काव्या उसे पूरी तरह से घूर रही थी। अनुराग को जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपनी दांत दिखा देता है और फिर कहता है, भाभी आप एक काम कीजिए, आप ही सेव कीजिए। इतना बोलते ही अनुराग अपना फोन लेकर दुम दबाकर भाग जाता है। अनुराग की ऐसी हरकत से ना चाहते हुए भी काव्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनुराग के जाते ही काव्या अपना फोन लेती है और फिर कुछ देर सोचते हुए एक नाम टाइप करती है और वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद वापस कमरे में आती है। आज भी काव्या को एक ही चीज़ बेचैन करती है, वह थी कि आदित्य अब भी 5 दिनों के बाद आएगा। काव्या अपने हाथों में फोटो लिए बहुत गौर से आदित्य के चेहरे को देखने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वह अपने हाथों को फोटो को छूती है। फोटो छूते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह आदित्य को ही छू रही है। बिना आदित्य की भी वह उसे एहसास में बिल्कुल खोसी जाती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या के बहते आंसू को आदित्य भी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, लेकिन वह अपने ही हाथों से मजबूर है, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। आदित्य काव्या के पास तो नहीं है जो उसके आंसू पहुंच सके, और हिम्मत तो है ही नहीं कि वह काव्या पर हक जताकर कॉल करके उसे आंसू बहाने से मना कर सके। कुछ कर सकता था तो लैपटॉप पर काव्या के आंसू को न देखने की कोशिश, और आदित्य ने ऐसा ही किया। उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बालकनी में रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर तक वह अपनी बेचैन मन को शांत करने लगा। एक बहुत ही कालीपन सा एहसास जो उसे काव्या को छोड़ते समय ही होने लगा था। आदित्य आते समय एक बार काव्या को देखना चाहता था, लेकिन उसके एहसासों को उसने दबा दिया और बिना कुछ पल बिताए, बिना काव्या को आखिरी बार देखे हुए उसे दूर चला आया। आखिर उसने ऐसा किया भी तो क्योंकि वह हमेशा बस काव्या से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी ये समझ पाना मुश्किल हो जा रहा था कि आदित्य जो ये कर रहा है काव्या से दूर रहते हुए
उसे देखना ये भी एक जिम्मेदारी या मजबूरी का हिस्सा या फिर कुछ और, ये तो थोड़ी देर बाद में ही आदित्य को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए नहीं होती हैं, दिल से महसूस करने के लिए होती हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप इस कहानी को एयरफोन लगाकर बड़े ध्यान से सुनिए, तभी आपको ये महसूस होगा। आप हर चीज़ को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, तभी इस कहानी को पूरा एंजॉय कर पाएंगे। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। काव्या का हमेशा एक ही काम होता, वह गार्डन में जाकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करती, खुशी से प्रिंस और शिवा के साथ वक्त बिताती। तीनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और रात को आदित्य को याद करते हुए अपने दर्द को बाहर निकालती। आज जब काव्या गार्डन में पहुंचती है तो देखती है शिवा प्रियांश के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ था। काव्या दोनों के पास जाती हुई और मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं हमें आने में ज्यादा लेट तो नहीं हो गई। जहाँ प्रियांश काव्या को देखते ही खुश हो जाता है, वहीं शिवा का मुंह तो छोटा सा बना हुआ था, जैसे वो किसी बात से परेशान हो। काव्या शिवा की परेशानी को समझते हुए प्रियांश और शिवा के बीच बैठ जाती है और प्रियांश की आंखों से इशारे से पूछने की कोशिश करती है कि शिवा इतना दुख में क्यों है। तो प्रियांश भी थोड़ा परेशान होकर कहता है, मैं तो इन्हें कब से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। इनका कहना है जब तक मेरी दोस्त नहीं आती हम कुछ नहीं बताएंगे, अब आप ही पूछिए। काव्या शिवा की तरफ देखकर प्यार से पूछती है, क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्त को, इतने उदास क्यों है। शिवा काव्या को देखकर बहुत उदासी से कहता है, कल हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। यह सुनते ही काव्या और प्रियांश दोनों उदास हो जाते हैं। फिर भी काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर जब आप वापस आएंगे तो हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ, अब हम बहुत सारी आइसक्रीम, गोलगप्पे और आपकी फेवरेट चॉकलेट भी खाएंगे। प्रियांश भी काव्या का साथ देते हुए कहता है। दोनों ही बात सुनते ही शिवा की आंखों में चमक आ जाती है। ये देखकर काव्या और प्रियांश दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ देर तक प्रियांश और शिवा के साथ वक्त बिताने के बाद काव्या बिला चली जाती है। आज काव्या का मन थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। उसने भले ही कह दिया था कि वह शिवा को हॉस्पिटल जाने में खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह शिवा के से कुछ दिनों में ही बहुत करीब आ गई थी। आज काव्या आदित्य को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी, वह तो शिवा से दूर जाने की बातों को लेकर उदास हो रही थी। अगले दिन काव्या की आंख खुलती है। काव्या उदास सा मन लिए उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे चली जाती है। आज काव्या को नीचे जाकर थोड़ा खालीपन सा लगता है, क्योंकि आज हॉल पर अनुराग, रुमानी, रूहानी और रूहान के सिवा कोई नहीं था। जैसे ही चारों की नजरें काव्या पर पड़ती हैं, सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर नाश्ता पर बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद सब सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी काव्या पूछती है, और सब कहाँ गए। रुमानी तुरंत जवाब देती है, बड़े पापा और पापा ऑफिस और बड़ी माँ और माँ मॉल और दादी मीटिंग में गई है। इतना बोलते ही सब ने बीच शांति छा जाती है। कुछ देर बाद रुमानी चेखते हुए कहती है, क्यों ना हम कोई गेम खेलें, वैसे भी बैठे बैठे बस बोर हुए जा रहे हैं। काव्या भी तुरंत सहमति देते हुए कहती है, आइडिया अच्छा है, लेकिन खेलेंगे क्या। कुछ देर तक तो सब सोच में ही पड़ जाते हैं। फिर रुमानी अचानक से उठकर अपने कमरे में जाती है और एक पट्टी लेकर आती है। अनुराग पट्टी देखते ही समझ जाता है कि रुमानी कौन सी गेम के बारे में सोच रही है। रुमानी सबके पहले रूहानी की आंख पर पट्टी बांधती है और फिर सबको ढूंढने के लिए कहती है। रूहानी पहले रूहान को पकड़ती है, फिर क्या था, एक एक करके सबकी बारी आती है। आखिर में काव्या की पट्टी से आंख पर बांधा जाता है। काव्या हर तरफ सभी को ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक ही वह किसी को पकड़ लेती है। काव्या उसके हाथों से छूटते हुए पता करने की कोशिश करती है कि उसे किसको पकड़ा है। अचानक से ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे वह किसी को होने का एहसास दे रही हो। काव्या के हाथ अपनी पट्टी की तरफ चले जाते हैं। वह जैसे ही पट्टी खोलकर सामने वाले को देखती है तो कुछ हैरान और खुशी के भाव से देखने लगती है, लेकिन उसका चेहरे पर जाहिर नहीं करती। सामने और कोई नहीं, आदित्य खड़ा था, जो काव्या को कब से देखने जा रहा था। नजरें ऐसे मिली दोनों की जैसे कितने पलों से दोनों इसी का इंतजार कर रहे थे। काव्या का आदित्य को इतने करीब महसूस करना एक हलचल सी पैदा कर गया। जब नजरों से मन नहीं भरा तो वह एकदम से आदित्य के गले लग जाती है, जैसे उन्हें कब से इसी पल का इंतजार हो। आदित्य भी कुछ देर में अपने हाथ को बढ़ाकर काव्या की पीठ पर कस लेता है और खुद के बहुत करीब कर लेता है। काव्या आदित्य के करीब महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो उसका सपना टूट सा जाता है। काव्या के सामने आदित्य तो था, लेकिन ना ही काव्या ने उसे गले लगाया था और ना ही आदित्य ने। दोनों एक दूसरे के करीब है, लेकिन इतने भी नहीं। वहीं अनुराग, रुमानी, रूहानी, रूहान तो आदित्य को देखते ही हॉल में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य काव्या को एक नजर देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और काव्या बस उसे देखने लगती है। काव्या से यूं मुंह मोड़कर जाना काव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह खुद को तसल्ली देते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक बैठने के बाद काव्या भी सीढ़ियों से होकर कमरे में चली जाती है। काव्या कमरे में आकर देखती है तो आदित्य कुछ फाइल से लेकर बाहर ही जा रहा था। ये देखकर तो काव्या का मन पूरा उदास हो जाता है। आदित्य अपनी फाइल्स को लेकर काव्या को बिना देखे ही वहां से चला जाता है। काव्या भी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य कार के सामने पहुंचता है तो रोकी उसे लिए गेट ओपन करता है। आदित्य कार में बैठ जाता है, रोकी भी कार में बैठता है और चंद पलों में आदित्य की कार वहां से चली जाती है। काव्या बस उसे जाते हुए बालकनी से देख रही थी। आदित्य की मौजूदगी से जितना काव्या खुश थी, उससे ज्यादा बुरा उसे आदित्य के बिहेवियर से लगता है। फिर वह कुछ सोचते हुए कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य ऑफिस में बैठा पेंडिंग बड़ा काम करने लगता है। तभी रोकी आता है। रोकी आते के साथ बोलता है, बॉस आपको इंफॉर्मेशन निकालने और शादी वाले दिन हमला करवाने वाले का पता चल गया है। आदित्य काम करते हुए कहता है, वो कौन है। रोकी जल्दी से जवाब देते हुए, बॉस दोनों ही एक है, ध्रुव सूर्यवंशी।
आदित्य लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर रॉकी को देखता है और इशारे से जाने के लिए कहता है। इशारा मिलते ही रॉकी वहां से चला जाता है और आदित्य अपनी चेयर से उठकर कांच से बनी दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने बीते लम्हे वापस आते हैं। आदित्य प्रीत को अर्जुन की शादी के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। आदित्य को प्रीत और अर्जुन की शादी के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वह इसे रोकने की कोशिश जरूर करेगी। मैं आपको ये जिम्मेदारी देती हूँ कि प्रीत के कदम इस शादी में नहीं पड़ने चाहिए, अरुणी देवी आदित्य से कहती है। आदित्य अपनी दादी के कहे मुताबिक प्रीत की चाल को पलटने की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर के बाद रॉकी आकर बोलता है, बॉस वो लोग पीछे से हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देता है और पीछे के रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ ही दूरी पर प्रीत के साथ उसके बॉडीगार्ड हमले पर उतर आते हैं। दोनों के बीच एक जंग भी छिड़ जाती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद सब रुक जाते हैं। आदित्य के बॉडीगार्ड्स प्रीत के बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ जाते हैं। सब घायल हुए जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन प्रीत भी हार नहीं मानने वाली थी। वह अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर आदित्य के बॉडीगार्ड्स प्रीत पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन प्रीत नहीं रुकी। उसमें से एक बॉडीगार्ड प्रीत पर शूट कर देता है, लेकिन इससे पहले ही उसे कुछ हो आदित्य उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। आदित्य के बॉडीगार्ड एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। प्रीत को बचाकर आदित्य ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया था। यहाँ तक प्रीत को भी कुछ ऐसा ही झटका मिला। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसे दुश्मन होने के बावजूद उसे बचाया था। जिस बॉडीगार्ड ने गोली चलाई थी उसके हाथ डर से कांपने लगे, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती ये तो गलती गोली आदित्य को भी लग सकती थी। आदित्य प्रीत के गर्दन में एक नस को दबाता है। वह जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक अर्जुन का बॉडीगार्ड आकर आदित्य से चिल्लाते हुए कहता है, मंडप पर हमला हो गया है और बॉस को गोली भी लग गई है। यह सुनते ही आदित्य हड़बड़ाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मंडप साइड आ जाता है। फिर क्या हुआ ये तो आप सभी को पता होगा। एक हमले को रोकने की वजह से आदित्य ने दूसरे हमले पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसमें से किसी को भी इस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी। आदित्य के सारे बॉडीगार्ड पिछले हिस्से पर आदित्य के साथ थे और शादी पर सारे बॉडीगार्ड अर्जुन के थे। अगर उस वक्त आदित्य को इस हमले के बारे में पता होता तो सिचुएशन कुछ और होती। अब हमला करने के वाले को तो पता चल चुका है, लेकिन मकसद तो अभी पता नहीं चला, क्योंकि आदित्य के हिसाब से तो वो लोग काव्या को लेने आए थे। लेकिन क्यों, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं पता था। आखिर ध्रुव सूर्यवंशी काव्या को क्यों लेकर जाना चाहता है, ये बात आदित्य को अब तक पता नहीं चल पाया। ध्रुव सूर्यवंशी के बारे में कोई बता सकता था तो वह थी काव्या, लेकिन आदित्य काव्या को इस बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि अरुणी देवी ने यह सब पूछने से आदित्य को सख्त मना किया था, ताकि काव्या इस बात से ज्यादा परेशान न हो जाए। आदित्य काफी देर तक ये सोचते हुए घड़ी देखता है तो रात के 7 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एक बेड से होटल में पार्टी की तैयारी जोरों शोरों वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से होटल में पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से हुई थी। होटल के बाहर बहुत सारी कारें एक साथ रुकी। कार में रुकते ही एक बॉडीगार्ड बाहर आकर कार का दरवाजा ओपन करता है। उस कार में से ब्लैक सूट पहने ध्रुव अपनी पर्सनालिटी को दिखाते हुए बाहर आता है। ध्रुव के उतरते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं। ध्रुव अपने लंबे कदमों से होटल के अंदर चला जाता है और उसी के साथ काली और कुछ बॉडीगार्ड भी होटल के अंदर एंटर होते हैं। ध्रुव कुछ बिजनेसमैनों से बात करने लगता है। ऐसी पार्टी में सभी हाई क्लास बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। ध्रुव बातें करने में बिजी ही था, तभी सारे लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक सॉफ्ट लाइट एक लड़की पर जाती है। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और बाहरी शरीर में दिखने से बहुत हॉट लग रही थी। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों उसे ललचाई नजरों से देखने लगते हैं। उसके साथ ही और 4 लड़कियां डांस के लिए स्टेज पर उतरती हैं। डांस परफॉर्म शुरू हो जाती है। वह सभी लोग शराब के नशे थोड़े नशे में थे। उस डांस गर्ल के साथ वे लोग भी डांस करने लगते हैं। पहली लड़की ध्रुव के पास आती है और उसके साथ डांस के लिए स्टेज पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद डांस खत्म हो जाता है। फिर वह लड़की ध्रुव को लेकर एक होटल रूम में चली जाती है। ध्रुव दरवाजा बंद करके जैसे ही लड़की की तरफ मुड़ता है, वह लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ही ध्रुव उसके हाथ को पकड़ लेता है और खींचकर पीछे से उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ में पकड़ी चाकू को ध्रुव पकड़कर फेंक देता है और उसे गले में किस करते हुए कहता है, कोशिश अच्छी है बेबी। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को अपने आगे करके उसका मास्क हटा देता है। ये लड़की कोई और नहीं श्रेष्ठा थी। श्रेष्ठा नफरत से भरी नजरों से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसके होठों को अंगुलियों से सहलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी बेबी को मुझसे मिलने की इतनी जल्दी होगी। श्रेष्ठा गुस्से में कहती है, आज तो तुम बच गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर अपने होठ रख लेता और किस करने लगता है। श्रेष्ठा वैसे ही वैसी खड़ी रहती है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। आई होप दोस्तों आपने कहानी को लाइक तो किया होगा और प्लीज हो सके तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत देर तक ध्रुव श्रेष्ठा को किस करते रहता है, फिर धीरे से खुद के होठों को उसके होठों से अलग करता है। वहीं श्रेष्ठा उसे घूरकर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी ऐसे मत देखो, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर खोकर तुम अपनी मकसद को भी भूल जाओ। श्रेष्ठा झूठी मुस्कुराहट लिए कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है जैसे मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी बचे हुए हो। ध्रुव बिना कुछ बोले श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ जाने लगता है। ध्रुव की ऐसी हरकत से श्रेष्ठा उसे घूर कर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को बेड पर लेटाकर खुद उसके पास लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा अभी भी ध्रुव को बुरी तरह से घूर रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा के गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, बेबी तुम्हारी ये नजरें मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाता, तो अपनी ये नजरें मुझसे हटा लो, वरना फिर तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। ध्रुव के इतने तरह बोलने से श्रेष्ठा के गर्दन पर अपनी गर्म सांसें पड़ती हैं, जिससे श्रेष्ठा की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं। एक अलग तरह का एहसास उसके अंदर पैदा होने लगता है। श्रेष्ठा की सांसें भी अचानक से तेज होने लगती हैं। आज ध्रुव को इतने करीब महसूस कर श्रेष्ठा को बेचैनी सी होने लगती है। वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है।
लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने कमरे में देर रात को आता है। वह सोने के मकसद के लिए सोफे की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसे जैसे कुछ एहसास होता है। वह अपनी नजरें बेड की तरफ करता है तो बेड पर कोई नहीं होता। आदित्य ये देखकर वॉशरूम की तरफ नजरें डालता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुला रहता है, जिससे वह समझ जाता है कि काव्या वॉशरूम में नहीं है। आदित्य अब बालकनी की तरफ जाकर देखता है तो काव्या वहां भी नहीं होती। ये देखकर आदित्य बेचैन सा हो जाता है। वह कमरे के बाहर निकलकर हर जगह काव्या को देखने लगता है। काफी ज्यादा रात होने की वजह से सब कोई कमरे में सो चुके थे। काव्या कहीं भी न होने की वजह से आदित्य काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सब तरफ जब काव्या उसे कभी कहीं नहीं मिलती तो वह हॉल में सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद जैसे ही उसे कुछ याद आता है, वह सोफे से उठकर टेरिस की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। लगभग भागते हुए वह टेरिस पर पहुंचता है तो सामने देखकर उसे बहुत सुकून सा मिलता है। काव्या टेरिस को छोर पर खड़ी रात के नजारों को देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए काव्या के पास खड़ा हो जाता है। मजबूरी में मेरे लिए अपनी नींद को खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। इस वक्त कोई जाग भी नहीं रहा जो आपको देखे कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या नहीं। काव्या बिना पीछे मुड़े ये सब कहती है। काव्या की बातों को सुनकर आदित्य के दिल में जैसे कुछ दर्द सा उठता है। काव्या फिर से कहती है, आपको इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेझिझक इस रिश्ते को इसी वक्त तोड़ सकते हैं। आपको अपनी दादी को भी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उन्हें ये रिश्ता को तोड़ने के लिए कह दूंगी। आपको हर वक्त मेरे लिए इतना बोलते बोलते जैसे ही काव्या मुड़ती है उसे आदित्य झट से गले लगा लेता है। अचानक आदित्य की यूं गले लगाने से काव्या को कुछ समझ नहीं आता। इस वक्त आदित्य की सांसें बहुत तेज थी जो काव्या की अपनी गर्दन पर साफ महसूस हो रही थी। काव्या आदित्य की बेचैनी को समझते हुए अपने हाथ आदित्य की पीठ पर रख देती है। आदित्य का एक अलग ही रूप आज काव्या के सामने उभर कर आया था। रात के अंधेरे में एकमात्र चांद की रोशनी दोनों को देखी जा रही थी। आज आदित्य ने अपने बनाए हुए दीवार को कुछ खत्म सा कर दिया था। आदित्य को कुछ देर पहले जब काव्या नहीं दिखी तो वह बहुत बेचैन सा हो गया। उसे बस काव्या को अपने सामने देखना था, लेकिन जब काव्या उसकी नजरों के सामने आई तो काव्या की ऐसी बातों से आदित्य से रहा नहीं गया और उसने काव्या को अपने सीने से लगा लिया। कब तक वह खुद को यूं काव्या से दूर रख पाता। आखिर जो भी हो, आदित्य से काव्या जुड़ चुकी हो थी और शायद आदित्य की आदत भी बन चुकी थी। एहसासों से भरे इस पल में दोनों की आंखें बंद थी, बस एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक नजदीकियों के बाद आदित्य काव्या से थोड़ा अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगता है। काव्या भी आदित्य की आंखों में देखती है, बहुत ज्यादा बेचैनी भरी नजरों जो काव्या आदित्य की आंखों में देख पा रही थी। नजरों में खोकर दोनों ये तक भूल जाते हैं कि वह किस वक्त और कहां पर हैं। नजरों में खोते हुए ही काव्या कुछ कहने को होती है, लेकिन उससे पहले ही आदित्य अपनी अंगुली को काव्या के होठों पर रख देता है, जिससे काव्या अपनी बातों को बोलने से पहले ही चुप हो जाती है। आदित्य काव्या के होठों पर अपनी अंगुली हटाकर थोड़ा झुककर काव्या को बाहों में उठा लेता है। काव्या तो आज आदित्य की हर एक हरकत पर हैरान थी। आदित्य काव्या को आंखों में देखते हुए ही टेरिस से नीचे उतारने लगता है। अब भी दोनों की ही नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। कुछ ही वक्त में आदित्य कमरे तक पहुंच जाता है। आदित्य काव्या को लेटाकर बेड पर लेट जाता है। सारी लाइट बंद करके वह भी काव्या के साथ ही बेड पर लेट जाता है और काव्या की बाहों में भर लेता है। काव्या को शायद ऐसे ही पल का इंतजार हो, वह भी आदित्य की बाहों में खुद को ढीला सा छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली जाती है। काव्या की गहरी नींद में जानते ही आदित्य काव्या के चेहरे को देखने लगता है जो उसे बहुत करीब था और चांद की रोशनी में चमक रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अपने फोन में काव्या की तस्वीर को बड़े प्यार से देख रहा था। रात की नींद जैसे उसकी आंखों में ना हो। प्रिंस पेड बड़े प्यार से काव्या की तस्वीर को छूते हुए कहता है, काश की मेरी मुलाकात आपसे बहुत पहले हो गई होती तो मैं आपको अपने सीने में छुपा लेता और किसी को एक नजर तक आपको देखने नहीं देता। कुछ पल की मुलाकात में ही हमें आपको हर पल बस देखने का मन करता है। रातों की नींद तो जैसे आती ही नहीं, ऐसा लगता है आपके बिना कोई मंजिल ही नहीं रह गई हमारी। आपकी आंखों में खुद को बसाने का मन करता है, आपकी मुस्कुराहट में खुद को खो देने का मन करता है। हमारी ये आंखें बस आपको देखने के लिए ही तड़पती हैं, हमारा दिल बस आपके लिए धड़कना चाहता है। काश काश की ऐसा होता, आप बस मेरी होती। इतना बोलते बोलते प्रियांश अपने फोन को अपने सीने में छुपा लेता है, जैसे काव्या को ही वह अपने सीने में छुपा रहा हो। प्रियांश अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या की रंगत प्रियांश के दिल पर चढ़ चुकी थी। फिदा तो वह पहली मुलाकात में ही हो गया था, लेकिन अब तो मोहब्बत ने भी उसके दिल में दस्तक दी थी। काव्या की नींद सुबह जल्दी खुलती है। वह उठकर बेड पर बैठ जाती है। फिर अचानक से काव्या को कल के लम्हे याद आते हैं जिसमें आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया था। ये याद आते ही काव्या बेड की तरफ नजर डालती है तो वहाँ कोई नहीं था। एक पल को काव्या को वो पल सपने जैसा लगता है, लेकिन अगर वह सिर्फ सपना था तो वह टेरिस से कमरे में कैसे आई, ये उसे समझ से बिल्कुल परे था। काव्या सारी बातों को झटके हुए वॉशरूम जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। नीचे जाकर वह देखती है तो हॉल में कोई नहीं था। तभी विशाखा जी आवाज देती है, काव्या आप इतनी सुबह सुबह। काव्या भी थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मॉम, बस आंखें खुल गई तो नीचे आ गई। विशाखा जी किचन की तरफ जाते हुए कहती है, ठीक है आप सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। काव्या विशाखा जी की बात से पहले सोफे को देखती है, फिर उनकी कही गई बातों को याद करती है, फिर कुछ सोचते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। काव्या को किचन में देखकर कुछ सेफ उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उन्हें विश करने पर काव्या भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई देती है। वहीं विशाखा जी काव्या को किचन में देखकर पूछती है, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? काव्या थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, माँ आपकी इच्छा हो तो मैं खाना बनाने में मदद करूं। विशाखा जी हैरानी से कहती है, आपको खाना बनाना आता है? विशाखा जी काव्या की बातों पर हैरान इसीलिए थी क्योंकि जहां तक उन्हें पता था काव्या उसके लिए उसी ही तरह अमीर खानदान की इकलौती बेटी थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पलकों पर बिठाकर रखा जाता था, किचन तक उसने दिया जाता था। और जब से वह यहाँ आई थी उस वक्त से कभी भी
किचन में नहीं आई थी। विशाखा जी के ऐसे सवाल से काव्या हामी सिर हिला देती है तो विशाखा जी उसे कुछ बनाने के लिए दे देती है। वहीं इधर श्रेष्ठा की नींद खुद के ऊपर पानी गिरने से खुलती है। नींद खुलते ही उसे एहसास होता है कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वह और ध्रुव सावर के नीचे खड़े थे। उसे ध्रुव को नजरों को अपने ऊपर देखती है तो खुद को देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त श्रेष्ठा बस अपनी इनरवियर में ही थी। उधर ध्रुव उसके उभरे हुए सीने को ही कब से देख रहा था। ये समझते ही श्रेष्ठा जल्दी से अपने हाथों को ध्रुव की आंखों को बंद करती है और जलाते हुए कहती है, यूं इडियट, बेशरम, जाहिल इंसान, मेरे कपड़े कहाँ गए। ध्रुव अपनी आंखों से श्रेष्ठा का हाथ हटाता है तो श्रेष्ठा झट से उसके गले लग जाती है और ये देखकर ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओ बेबी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नहाते समय कपड़े उतार देते हैं। ध्रुव की बेशर्मी भरी बातों से श्रेष्ठा उसे घूरने कर देखती है, फिर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा था मुझे यहाँ लेकर आओ। फिर से ध्रुव की नजरों जब श्रेष्ठा को देखती है तो फिर खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए उसे गले लग जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बेबी, तुम तो ऐसी शर्मा रही हो जैसे मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देखा। तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी नहलाया है। इस बार श्रेष्ठा कुछ नहीं बोली। ध्रुव अपने हाथ श्रेष्ठा के कमर से होते हुए पीठ पर ले जाता है। श्रेष्ठा सिर सी जाती है। ध्रुव अब श्रेष्ठा की ब्रा के हुक को खोल देता है। ध्रुव के ऐसे करते ही श्रेष्ठा उसे कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें भी बंद कर देती है। ध्रुव श्रेष्ठा की ब्रा को खोलकर नीचे फेंक देता है और शावर को बंद करके श्रेष्ठा के कमर को पकड़कर थोड़ा पीछे होने लगता है। पीछे दीवार से एक टॉवल होता है, उसे लेकर ध्रुव श्रेष्ठा के बदन को ढक देता है और श्रेष्ठा को खुद से थोड़ा अलग करके देखने लगता है। श्रेष्ठा ने अब भी अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी वह श्रेष्ठा को छोड़कर टॉवल पहनकर बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा अब भी वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है। कुछ देर बाद ध्रुव कुछ कपड़े लेकर आता है और श्रेष्ठा को टॉवल को हटाकर पहना देता है। इतना करते ही वह श्रेष्ठा को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है और बेड पर बिठा देता है। श्रेष्ठा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है ध्रुव उसे ही गंभीरता से देख रहा है। श्रेष्ठा भी उसकी आंखों में देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे आंखों में देखकर सख्त आवाज में कहता है, अपनी दी की तरह गलती करने की कोशिश मत करना, वरना तुम ध्रुव सूर्यवंशी का असली रूप देखोगी, जो तुम्हारे लिए सहना बहुत मुश्किल है। फिर उसने गर्दन में होते हुए श्रेष्ठा को चूमते हुए कहा है, तुम में एक अलग जुनून देखा है मैंने, उसे कभी खोने की गलती मत करना। ध्रुव के ऐसे कहने और करने से श्रेष्ठा के हाथ उसके कंधे पर कस जाते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन में होकर गालों पर किस करने लगता है, फिर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। लगभग 20 मिनट की सॉफ्ट किस के बाद ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़ देता है और उसे माथे पर किस करके अपना फोन लेकर होटल रूम से निकल जाता है। आई होप यू लाइक मी स्टोरी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक तो जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। अंधेरों को छुपाने की कोशिश करती चांद की रोशनी पूरी टेरेस को पर बिखेरती हुई सी थी। आदित्य अपने सुकून को तलाशने की कोशिश करते हुए अपनी नजरों हर जगह पर गड़ाई रेलिंग पकड़कर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। हाथों की छुअन से उसे साफ पता चल जाता है कि वह कौन है। आदित्य वैसे का वैसा खड़ा शांत था। आदित्य को मुड़ता न देख सौरभ उसके पास खड़ा हो जाता है और आदित्य को बड़े गौर से देखने लगता है। सौरभ आदित्य को देखकर खुद भी सामने देखते हुए कहता है, भाभी सो गई। सौरभ के सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता, वैसे ही बस अपनी नजरों से सामने देखने लगता है। सौरभ फिर से कहता है, आदि तू अभी यही जो कर रहा है, कभी सोचा है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे कि आदित्य के कानों में जाता है वह कसकर रेलिंग को पकड़ लेता है। सौरभ अगर भाभी को सौरभ इतना ही बोलता है कि आदित्य शांति से कहता है, उसे मैं कभी पता लगने नहीं दूंगा। सौरभ एक नजर आदित्य को देखकर कहता है, आदि तू यूं नहीं समझ रहा है कि अगर भाभी को सच्चाई पता चला कि उन्हें तू जितना सुकून दे रहा है उससे ज्यादा उन्हें दर्द होगा। सौरभ की बातें सुनकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। सौरभ तू ऐसे झूठे एहसास देकर उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है। फिर थोड़ी तेज आवाज में, वक्त के साथ वह ठीक हो जाएगा, तू छोड़ क्यों नहीं देता उनको उनकी हालत पर। आदित्य थोड़ी तेज आवाज में कहता है, नहीं देख सकता मैं उनके दर्द को, नहीं देख सकता मैं उनकी आंखों में बहते आंसू को। मैं बचपन से जिस अकेलेपन और दर्द से गुजरा हूँ मैं उसे ऐसे नहीं देख सकना चाहता। जिस वक्त में एकदम अकेलापन से जी रहा था तब तू मेरे साथ था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं जिसने मेरे अकेलेपन होने की वजह को दूर कर दिया। फिर सौरभ की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने उसकी आंखों में वही अकेलापन और दर्द देखा है जिसमें मैं 2 साल पहले पछाड़ कर आया हूँ, लेकिन आज मैं उसे अकेलेपन और दर्द में देख रहा हूँ जिसे मैंने दर्दों को दूर किया जिसने मेरे दर्दों को दूर किया। मैं बस उसके अकेलेपन को दूर करना चाहता हूँ, दर्दों को उसे आसपास भी भटकने नहीं देना चाहता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं गलती करना चाहता हूँ। मैं उसे दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकता। सौरभ, और जिसकी अमानत तू उसे समझता है उन्हें होश आ गया तो तू क्या करेगा। ये सुनते ही आदित्य अपना चेहरा सौरभ से फेर लेता है और सौरभ की पीठ करके खड़ा हो जाता है। ये देखकर सौरभ कहता है, अगर तू एहसास दिखाते दिखाते सच में एहसास करने लगा तो तब तू क्या करेगा। आदि, तू समझ नहीं रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तुझे इतना दर्द होगा कि तू शायद ही उस दर्द को कभी संभाल पाएगा। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि तू या तो भाभी से दूर रहा या भाभी को अपना ले। तू अगर बीच में रहेगा तो दर्द के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा और शायद भाभी भी उसी दर्द से गुजरती रहे। इतना बोलते ही सौरभ आदित्य के थोड़ा पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने तुझे बचपन से दर्द में ही देखा है, लेकिन इस वक्त जो तू कर रहा है उससे जो तुझे दर्द होगा वह पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए या तो तू दादी की बात मानकर
भाभी को अपना ले या फिर अर्जुन भाई को अपना अमानत मानकर उसे दूर रहे। इतना बोलकर सौरभ वहां से चला जाता है। आदित्य वहीं वैसा का वैसा खड़ा रहता है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। आदित्य अब अपने दिल और दिमाग के बीच फंस गया था। बहुत देर तक आदित्य वैसे ही टेरेस पर रहता है। अचानक ही मौसम का रुख बदल जाता है। अंधेरे में भी एक अलग ही तरह का अंधेरा उभरने लगता है। चांद की रोशनी भी अंधेरे में कहीं छुप सी जाती है। लेकिन इस बातों से जैसे आदित्य को कोई खबर ही ना हो। तेज आवाज के साथ बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आदित्य अब भी वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। बारिश की बूंदें आदित्य के शरीर के हर हिस्से को भिगाने लगती है। बिजली की धमाकेदार शोर और रोशनी सब तरफ फैल जाती है। मौसम के इस बदलते रुख से अनजान आदित्य अपनी परेशानियों से पूरी तरह घिरा बस सामने की ओर देखे जा रहा था। बहुत देर की बारिश के बाद मौसम कुछ शांत सा हो जाता है। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए टेरेस से नीचे आता है। नीचे आकर वह अपने कमरे में जाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। चेंज करके वह बेड पर काव्या को थोड़ा करीब आकर लेट जाता है और चांद की आंखें बंद कर लेता है। शायद आदित्य ने अब ये ठान लिया था कि वह काव्या के अकेलेपन का एहसास बिल्कुल नहीं होने देगा। चाहे बाद में उसे जितना भी दर्द मिले उसे मंजूर हो। वह अपने दर्द को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन काव्या के दर्दों को देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रात सुबह में तब्दील हो जाती है। काव्या अपनी नींद से उठ सी जाती है। उठते ही हुए काव्या को अपने कमर में किसी का हाथ महसूस होता है। काव्या चुअन को महसूस थोड़ी सिर सी जाती है। साइड में अपनी नजरें डालती है तो वह आदित्य का चेहरा देखती है। बंद आंखें, चेहरे पर शांति लिए आदित्य सो रहा है। काव्या अपनी कमर से आदित्य के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है कि वह हैरानी से हो जाती है। काव्या थोड़ी परेशान सा होकर आदित्य के चेहरे को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके सर पर हाथ रखती है, झट से अपना हाथ हटा देती है। काव्या आदित्य का शरीर बिल्कुल आग की तरह तप रहा था। ये महसूस होते ही काव्या जल्दी से अपनी जगह से उठती है और कमरे से बाहर चली जाती है। काव्या एक कमरे के सामने जाकर खटखटाती है। कुछ पल में दरवाजा खुलता है और अलसाई भरी आवाज आती है, कौन है यार जो ढंग से सोने। इतना बोलते ही वह सामने देखता है तो हड़बड़ाते हुए, भाभी आप। काव्या कुछ बोलते को होती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आती। वह सौरभ काव्या को इतना परेशान देखकर कुछ समझ नहीं पाता। काव्या अचानक से सौरभ का हाथ पकड़ लेती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ थोड़ा परेशान सा, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है। काव्या अभी कुछ नहीं बोलती और सौरभ को अपने कमरे में ले जाकर कहती है, इनका बदन बहुत ज्यादा तप रहा है, आप देखिए ना। काव्या की बात सुनते ही सौरभ बेड पर बैठकर आदित्य के शरीर पर हाथ रखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। सौरभ जल्दी से अपने कमरे में जाकर इंजेक्शन लाता है और आदित्य को लगा देता है। सौरभ अपने मन में, तो कल रात आदि पूरी रात बारिश में भीगा है। सौरभ यही सोच रहा था कि काव्या की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, क्या हुआ ऐसे अचानक इनको बुखार कैसे। सौरभ काव्या की तरफ मुड़कर, वो भाभी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आदित्य जल्दी ही ठीक हो जाएगा। काव्या लेकिन सौरभ जल्दी से, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, मुझे अर्जुन को भी देखना है। सौरभ के तेज कदमों से जल्दी से बाहर निकल जाता है। वह काव्या के सवालों से बस भागना चाहता था। सौरभ के जाते ही काव्या बेड पर बैठ जाती है और आदित्य के चेहरे को निहारने लगती है। थोड़ी देर तक निहारते रहने के बाद काव्या अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। रेडी होकर नीचे चली जाती है। प्रीत की कई दिनों की बेरुखी को समझते हुए प्रियांश आज प्रीत से बात करने की ठान लेता है। प्रियांश प्रीत के कमरे में जाता है तो वह उसे कहीं नहीं देखता। तभी प्रीत की आवाज़ बालकनी से आती है। प्रियांश अपने कदमों को बढ़ाते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। वहां जाकर देखता है तो प्रीत किसी से फोन पर हंसते हुए बात कर रही थी। अपनी दी को यूं खुश देखकर प्रियांश को बहुत सुकून सा मिलता है। कुछ देर तक प्रीत फोन पर बिजी रहती है, फिर कॉल कट करके हुए कमरे में आने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसे प्रियांश दिख जाता है। प्रियांश को देखते ही प्रीत मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ छोटे, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई। प्रीत को यूं नॉर्मल देखकर प्रियांश पहले तो हैरान रह जाता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्या दी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं आपको याद ही करता। प्रीत कमरे में अंदर जाते हुए, ये सब छोड़ो, चलिए अंदर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रीत अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है और प्रियांश भी उसके सामने सोफे पर बैठ जाता है। प्रीत, आज तुम मुझसे मिलने नहीं जा रहा। प्रीत कंफ्यूज से, किससे। प्रीत शरारत से मुस्कुराते हुए, अरे अपनी महबूब से। प्रियांश, कौन महबूब। प्रीत, अरे वही जिसे तू रोज शाम गार्डन में मिलने जाता है। जैसे ही प्रीत को यह समझ आता है जैसे ही प्रियांश को यह समझ आता है, उसके सामने एकदम से काव्या की मुस्कुराते हुए चेहरा याद आने लगता है। वह उसकी मुस्कुराहट में खोते हुए खुद भी मुस्कुराने लगता है। प्रीत छेड़ते हुए, ओह तो ख्वाबों में आने लगी है जनाब के, चेहरे का नूर तो देखो कैसे खिल रहा है। प्रियांश हड़बड़ाते हुए अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहता है, ऐसे कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी दोस्त है। प्रीत, चल ठीक है मान लिया, अब उसका नाम तो बता दे। प्रियांश हट से, काव्या सिंह। इतना बोलते ही वह रुक जाता है और प्रीत को देखने लगता है, जो उसकी अधूरी बातों को सुनकर जैसे शॉक्ड हो गई थी। प्रियांश के दिल में अचानक ही डर बैठ जाता है और वो अपनी जगह से उठकर प्रीत की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। प्रीत भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और वह प्रियांश के अधूरी बातों को याद करते हुए कहती है, काव्या क्या। प्रियांश खुद को थोड़ा नॉर्मल करते पीछे की तरफ मुड़ कर जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस काव्या। उसने बस अपना नाम काव्या ही बताया। यह सुनते ही प्रीत प्रियांश को शक की निगाहों से देखने लगती है। जैसे ही प्रियांश को यह समझ आता है, वह कहता है, दी चलिए ना, मुझे भूख लगी है। इतना बोलते ही प्रियांश कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं प्रीत को प्रियांश का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर कुछ सोचते हुए वह भी कमरे से बाहर चली जाती है। इधर काव्या जब कमरे में आकर देखती है तो आदित्य रेडी होकर बेड पर बैठकर अपनी फाइल्स को चेक कर रहा था। ये देखते ही काव्या आदित्य के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। काव्या के अचानक
आने से आदित्य थोड़ा हैरान सा हो जाता है। अब तक आदित्य का बुखार पूरी तरह से उतर गया था। काव्या अपने हाथ हटाकर ड्रॉर से दवाइयाँ निकालकर आदित्य को देते हुए कहती है, ये दवाई ले लीजिए। आदित्य पहले उस दवाई को देखता है, फिर काव्या के चेहरे को जैसे पूछ रहा हो ये क्यों। आदित्य ने नजरों को भांप कर काव्या कहती है, वो आपको सुबह बहुत तेज बुखार था। तो इतना बोलते ही काव्या रुक जाती है। आदित्य काव्या के हाथों से दवाई लेते हैं और फाइल्स को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। आदित्य के स्टडी रूम में जाते ही एक सर्वेंट नाश्ता लेकर अंदर आती है, फिर बाहर आ जाती है। ये सब चीज़ों को काव्या कमरे से थोड़ी बाहर आकर नोटिस कर रही थी। अब फिर से काव्या के मन में यही सवाल आता है कि आखिर आदित्य अपने परिवार के साथ बैठकर क्यों नहीं खाता और अपने परिवार के सदस्यों में सिर्फ अपनी दादी से ही क्यों बात करता है, सब कोई से क्यों नहीं। तो ये सब राज हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप यू लाइक माई स्टोरी। अगर ऐसा है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। यहाँ तक प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे करते रहिए। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।